हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। रायपुर से आप देख पा रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का जो सब्जेक्ट है वही लगातार जारी है। एंशिएंट हिस्ट्री की जो है क्लासेस चल ही रहा है भाई। और आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया और आज 4th पार्ट है। ठीक है, तो बहुत दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था क्योंकि पैरेलली बायोलॉजी की भी क्लास उधर जारी था। तो एक हफ्ते बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, इस क्लास में, क्योंकि पैरेलली जो है बायोलॉजी की क्लास जारी था। तो देखते हैं चलिए क्या हुआ था पिछले क्लास में। ठीक है, यदि बात करें तो पिछले क्लास में लगभग ये पल्लव वंश हम देख रहे थे। ठीक है, बहुत सारी बातें कर चुके हैं पल्लव वंश के बारे में, सब चीज़ हो चुका है लगभग। और जो बच गया था वो क्या था, वो है आपके स्थापत्य से संबंधित बातें। ठीक है, जो स्थापत्य से संबंधित बातें बच गई थी पल्लव वंश के, ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे आज। स्थापत्य कला तो परिचय, उत्पत्ति, जानकारी के स्रोत, ये पूरा हम देख चुके थे। प्रमुख शासकों के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किए थे और मैंने कहा था कि 4 ऐसे प्रमुख शासकों की ही नाम आप याद रखें, इनके बारे में राज्य है। ठीक है, श्री विष्णु महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकेंड और अंतिम शासक परमेश्वर वर्मन सेकेंड था। पल्लव चालुक्य के संघर्ष के बारे में हमने बात की थी। 4-5 संघर्ष देखने को मिला था। लास्ट में पल्लव ही ये क्या होते हैं, जीत जाते हैं। प्रशासन व्यवस्था हमने देखे थे पूरा। तो पूरी कहानी परिचय से लेकर प्रशासन व्यवस्था तक पूरा 3 क्लास में हम देख चुके हैं। आज की क्लास में हम बातें करेंगे स्थापत्य कला, पल्लव वंश से संबंधित जो है स्थापत्य कला। ठीक है, चलिए तो क्या पढ़ेंगे, पल्लव स्थापत्य कला। पल्लवकालीन स्थापत्य कला। ठीक है, याद रखिए इसके बारे में। देखिए, स्थापत्य कला यहाँ पर मंदिरों के निर्माण बहुत हुई हैं। दक्षिण भारत इतिहास की हम बात करें, ठीक है, तो पल्लव स्थापत्य कला में जो मंदिर निर्माण कला है, हम देखेंगे यहाँ पर क्या, मंदिर निर्माण कला। पल्लव स्थापत्य कला के अंतर्गत जो है, देखिए स्थापत्य कला का मतलब जो है बहुत से ये मंदिर निर्माण, मस्जिद निर्माण, ठीक है, स्मारक निर्माण, ये सभी आ जाता है। लेकिन मेनली हम देखेंगे यहाँ क्योंकि इस समय मंदिरों का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, जो कि द्रविड़ स्थापत्य कला के अंतर्गत हुआ था। क्या है द्रविड़ स्थापत्य कला, हम जो है देखेंगे। ठीक है, और जब अलग से हम टॉपिक लाएंगे, जब मंदिरों के बारे में अलग से हम टॉपिक लाएंगे तो उसमें जो है देखेंगे बेसर शैली क्या है, द्रविड़ शैली क्या है, वो हम अलग से हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, फिलहाल चले स्थापत्य के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास इनके समय हुआ था। सर्वाधिक विकास देखने को मिला था, सर्वाधिक विकास हुआ था पल्लव वंश के अंतर्गत देखने को मिला था। ठीक है, स्थापत्य कला के रूप में, स्थापत्य कला में, स्थापत्य कला के रूप में मंदिरों का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था, सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण हुआ था। सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण हुआ था, मंदिरों का निर्माण देखने को मिला था, सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए, और ये मंदिर निर्माण की जो शैली है, याद रखिए मंदिर निर्माण की शैली जो है, मंदिर निर्माण शैली जो है वो किस प्रकार की शैली है, वो द्रविड़ शैली है। क्या है, द्रविड़ शैली। याद रखिए जितने भी आप देखें दक्षिण भारत के जो मंदिर बने हैं वो लगभग द्रविड़ शैली से ही बने जाते हैं। ठीक है, चलिए, नागर शैली क्या है, बेसर शैली क्या है, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, उसको अलग से हम लाएंगे। चलिए, और इस द्रविड़ शैली के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है,
द्रविड़ शैली, ठीक है, द्रविड़ शैली, ठीक है। ये भी याद रखिए थे कि पल्लव वंश के समय जो मंदिर निर्माण की जो कला है, ठीक है, पल्लवकालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिर जो निर्माण की कला है वो स्टार्टिंग में, हालांकि पल्लव ने स्टार्ट किया था, उनका जो विकास जो है प्रारंभ पल्लव के समय हुआ था, लेकिन वो मंदिर निर्माण की कला का जो चरम सीमा छूता ना, पिक पॉइंट, ठीक है, वो जो है चोल वंशों में खासकर देखने को मिला है। कहाँ पर हुआ था? चोल वंशों में देखने को मिला था मंदिर निर्माण का कला का जो पिक पॉइंट है, ठीक है, वो कहाँ पर देखने को मिला था? चोल वंश में देखने को मिला था, ठीक है। चलिए, तो द्रविड़ स्थापत्य शैली के अंतर्गत पहले इसको लिख लेते हैं, बाद में नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इस समय क्या हुआ था? जो कंदरा है, कंदरा समझते हैं ना, कंदरा, ठीक है, कंदरा कला एवं काष्ठ कला के मंदिर बने थे, कि मंदिर बनाए गए थे या बने थे, ठीक है। तो कंदरा कला समझते हैं ना, गुफा, ठीक है, क्या है? गुफा के अंतर्गत पत्थरों को काट कर क्या किया? गुफा बनाया गया, पत्थरों को काट कर, ठीक है, यहाँ पर जो है मंदिरों का निर्माण किया गया है, ठीक है। जो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, गुफाएं होते हैं, उनको काट कर मंदिर के रूप में क्या किया गया? तब्दील। काष्ठ कला कहने का मतलब लकड़ियों से जो है मंदिर के निर्माण देखने को। तो काष्ठ कला और कंदरा कला, ये दोनों क्या थे? ये प्रसिद्ध देखने को मिला था। पहली बार स्वतंत्र रूप से, इस समय पहली बार स्वतंत्र रूप से मंदिरों के निर्माण देखने को मिला है, ठीक है, मंदिरों का निर्माण देखने को हुआ था। और मंदिरों के निर्माण जो है यहाँ पर ईंटों से भी की गई है, ठीक है, पत्थरों एवं ईंटों से मंदिरों का निर्माण, ईंटों से मंदिरों का निर्माण। ठीक है, चलिए, तो स्थापत्य कला ये है। बात करते हैं पल्लवकालीन जो स्थापत्य कला के अंतर्गत द्रविड़ स्थापत्य कला। द्रविड़ स्थापत्य कला, देखिए, द्रविड़ स्थापत्य कला एक प्रकार क्या है? ये मंदिर निर्माण की कला है, ठीक है। पहली बात ये एक प्रकार का जो है, पहले इसको इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, वो पहले देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कौन कौन से कलाओं के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन सी कला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है महेंद्र वर्मन शैली। एक है महेंद्र वर्मन शैली, पहली बातें। दूसरी बातें हम बात करेंगे मामल्य शैली। क्या है मामल्य शैली? वो हम देखेंगे, ठीक है, मंदिर निर्माण की मामल्य शैली। याद रखिए, ये द्रविड़ स्थापत्य कला के अंतर्गत है कि अन्य शैली, ठीक है, द्रविड़ स्थापत्य कला के ही अंतर्गत क्या है? अन्य शैली है। एक है राजसिंह शैली, क्या कहा जाता है इसको? राजसिंह शैली। द्रविड़ जो है स्थापत्य कला के अंतर्गत शैलियाँ हैं, राजसिंह शैली और एक अपराजित शैली, ठीक है, एक है अपराजित शैली। तो ये कितने हो गए? 4 ऐसे शैलियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि ये द्रविड़ स्थापत्य कला के अंतर्गत देखने को मिलता है।
ठीक है, किसके अंतर्गत? द्रविड़ स्थापत्य कला के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं द्रविड़ स्थापत्य कला क्या होती है। ठीक है, पहले द्रविड़ स्थापत्य कला को हम समझ लेते हैं ताकि आपको समझ आएगा महेंद्र वर्मन शैली क्या है, मामल्य शैली क्या है, राजसिंह शैली क्या है। ठीक है, द्रविड़ स्थापत्य कला। ठीक है, द्रविड़ स्थापत्य कला और द्रविड़ स्थापत्य कला, याद रखिए इसके बारे में पहली बातें, यह एक मंदिर निर्माण की कला है। यह क्या है? मंदिर निर्माण की कला है। मंदिर निर्माण की कला है, पहली बातें। द्रविड़ स्थापत्य कला क्या है भाई साहब? यह एक मंदिर निर्माण की कला है। इनका जो विकास देखने को मिला था, ठीक है, प्रारंभ जो है कहने का संरक्षण प्रदान था पल्लव वंश द्वारा। ठीक है, पल्लवों को, ठीक है, पल्लवों के समय शुरुआत हुआ था संरक्षण का या स्थापना का। जो शुरुआत हुआ था इस द्रविड़ स्थापत्य कला का, जो स्टार्टिंग हुआ था, मैंने कहा था स्टार्टिंग जो प्रारंभ हुआ था, शुरुआत या प्रारंभ। ठीक है, शुरुआत या प्रारंभ इनका संरक्षण किसने किया था? ठीक है, पल्लवों ने किया। लेकिन इनका विकास अगर देखा जाए, इस द्रविड़ स्थापत्य कला का विकास जो है चोल वंशों के शासकों ने किया है। चोल वंश, ठीक है, चोल वंशों की समय देखने को मिला है, चोल वंशों के शासकों के समय ये हुआ था। ठीक है, ये निर्माण की कला। ठीक है, पहली बातें, यह स्थापत्य कला दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण की कला है। मंदिर निर्माण की कला है। ठीक है, यह स्थापत्य कला, इसके बारे में याद रखिए कि दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की कला है। क्या है भाई साहब? कला है। ये पॉइंट याद रखिए। चलिए अब देखते हैं इसके अंतर्गत जो द्रविड़ स्थापत्य कला है, इनकी क्या है, क्या विशेषताएं हैं, क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, प्रमुख अंग। ठीक है, विशेषताएं, अगर इसकी विशेषताएं तो हो गए प्रमुख अंग। देखिए इस मंदिर निर्माण में एक तो कौन कौन से अंग होते हैं इस द्रविड़ स्थापत्य कला में? एक होता है मंडप होता है। ठीक है, क्या होता है? मंडप होता है। ठीक है, एक दूसरा होता है गोपुरम। क्या है? गोपुरम। थर्ड, विमान होते हैं। इस मंदिर निर्माण कला में क्या होता है भाई साहब? विमान होते हैं। शिखर होता है। क्या होता है? शिखर होता है। और क्या होता है? गर्भगृह होता है। क्या होता है? गर्भगृह होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कोई किसी भी मंदिर के जिन निर्माण की हम बात की जाए तो ये पहली बात, तो अगर कोई मंदिर है तो ये वाला जो पोर्शन है, ये मंदिर के चलिए ये वाला पोर्शन जहाँ पर किसी भगवान को या किसी मूर्ति को बिठाया जाता है। ठीक है, किसी भगवान को, किसी मूर्ति को बैठाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। पहली बात है। ठीक है, यहाँ की जो मंदिरें हैं वो इस प्रकार से देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ की जो मंदिरें हैं वो इस प्रकार से क्या होती है? देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए
चलिए यहाँ पर देखिए, ये स्थान यहाँ पर होता है, इसको हम कहते हैं विमान। ठीक है, ये वाला स्थान हमें क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है, ये वाला स्थान जो है विमान कहते हैं। ऊपर वाला जो स्थान जहाँ पर, इसको कहते हैं विमान। ठीक है, ऊपर वाला जो स्थान क्या है, विमान। ठीक है, और इसके ऊपर जाएंगे तो क्या है, इसी विमान में क्या होता है, इसी विमान में जो है झंडा इसी विमान में लगा रहता है। ठीक है, ऐसे मंदिर के निर्माण की कला जहाँ झंडा, ठीक है, मैं यहाँ पर घर बना दिया हूँ, लेकिन जो झंडा जो लगा रहता है, झंडा जो लगा रहता है इसी विमान में आपको देखने को मिलता है। और ऊपर क्या है, ठीक है, सबसे ऊपर को हम क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। क्या कहा जाता है, शिखर कहा जाता है। चलिए, गर्भगृह हो गया। अब देखिए, इसको चारों तरफ से क्या किया जाता है, इस चारों तरफ से ऐसे इसको हम क्या करते हैं, मंदिर आप देखे होंगे, दक्षिण भारत के जो मंदिर है, उस दक्षिण भारत के मंदिर को चारों तरफ से क्या कर देते हैं, घेरा जाता है, बाउंड्री। ठीक है, चारों तरफ से क्या करते हैं भाई, वॉल, बाउंड्री वॉल यहाँ पर घेर देते हैं। चलिए, चारों तरफ से क्या किया जाता है, घेरा जाता है बाउंड्री। देखिए, ये जो विमाएँ आपके देख ट्रायंगुलर शेप टाइप का दिख रहे हैं। ठीक है, मैं दिखाऊंगा बाद में जब हम जाएंगे तो चोलों के समय। ठीक है, मंदिरों की जो है विभिन्न प्रकार की मंदिरों की हम बातें करेंगे। ठीक है, तब उस समय मैं दिखाऊंगा। यही क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, आपका मंडप कहलाता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, आपका मंडप। ठीक है, ये जो गेट यहाँ पर लगी होती है, जो मुख्य द्वार, ठीक है, ये वाला जो है ये क्या कहलाता है, मुख्य द्वार। मुख्य द्वार, और जो मुख्य द्वार है यही जो प्रवेश द्वार है। ठीक है, यही जो है प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार या मुख्य द्वार, इसी को हम क्या कहते हैं, गोपुरम। क्या कहा जाता है, गोपुरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो द्रविड़ स्थापत्य कला में विमान होते हैं। ठीक है, शिखर होता है, विमान जहाँ पर झंडा स्थापित की जा सकती है, शिखर सबसे ऊपरी भाग। बीच में क्या करते हैं, गर्भगृह, यहाँ पर बीच में भगवान की मूर्ति रखते हैं। जिस भगवान की ठीक है, भगवान की मूर्ति, अगर किसी भगवान, कोई जिस भगवान का मंदिर है, अगर राम भगवान का मंदिर है तो राम की मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कृष्ण भगवान का मंदिर है तो कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण राधा जी की मूर्ति देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे जिस प्रकार भगवान की मूर्ति है, वैसे यहाँ पर गर्भगृह उसकी जो है मूर्ति लगाई जाती है। चारों तरफ से घिरा हुआ जो पोर्शन है वो मंडप कहलाता है, मुख्य द्वार जो है गोपुरम कहलाता है, विमान इस तरफ और शिखर। तो ऐसे मंदिरों का निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, और इस प्रकार की क्या होती है, संरचना देखने को मिलती है, इस प्रकार की संरचना बनी रहती है। ठीक है, चलिए, समझ गए मेरी बातें। तो ये इसकी क्या है, विशेषताएं हैं, या फिर इनके क्या है, ये अंग है द्रविड़ स्थापत्य कला। इसका मतलब क्या है, जो भी मंदिर दक्षिण भारत के जो भी मंदिर बनाए जाएंगे, ठीक है, तो इसी स्थापत्य कला के अंदर बनाए जाएंगे, जहाँ पर विमान होगा, शिखर होंगे, मंडप होगा, गर्भगृह होगा, और यहाँ पर झंडा लगे होंगे। ठीक है, चलिए सॉरी, चलिए आगे चलें, आगे बढ़ें। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। अब इसके एक एक करके हम बात करेंगे कि महेंद्र वर्मन शैली क्या है, मामल्य शैली क्या है, राजसिंह शैली क्या है, और अपराजित शैली क्या है। ये चारों की हम क्या करेंगे, एक एक करके हम बातें करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है, यहाँ पर फर्स्ट है महेंद्र वर्मन शैली। ठीक है, महेंद्र वर्मन
शैली। ठीक है, चलिए महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली जिनके जनक, ठीक है, इस महेंद्र वर्मन शैली के जनक जिसको बोला जाता है वो है महेंद्र वर्मन है। कौन है? महेंद्र वर्मन। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में जब महेंद्र वर्मन की हम बात कर रहे थे, ठीक है, जो इस समय पल्लव जो शासक, जो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, ठीक है, बहुत ही प्रतापी शासक थे, और जिनके ही समय क्या देखने को मिला, चालुक्यों ने इन्हीं के समय हमला कर दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस शैली में क्या किया गया था, मंदिरों को, ठीक है, मंदिर निर्माण के लिए पहाड़ों को काट कर मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर का क्या किया था? निर्माण किया गया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था भाई, ये जो पल्लव के समय जो स्थापत्य कला है, ठीक है, वो कंदरा कला कहलाता है और काष्ठ कला। तो गुफा में ये बने मंदिर होंगे, लकड़ियों से जो है निर्मित मंदिर होंगे। जैसे प्रमुख मंदिर आपने देखे, प्रमुख मंदिर इस समय पल्लव के जो प्रमुख मंदिर है वो वहीं पर कांची और कांचीपुरम में ही देखने को, लगभग सभी जो है कांची और कांचीपुरम जो है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आदि वराह की मंदिर, या आदि वराह मंदिर, जैसे कि पंच पांडव मंदिर, इन स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है महिषमर्दिनी, ठीक है, महिष मंदिर, ये सभी आपको, ठीक है, कांचीपुरम के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इस मंदिर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अब देखिए गुफा होंगे, ठीक है, पहाड़ होंगे, तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा जो है स्ट्रक्चर होगा, बहुत बड़ा क्या हो जगह पहाड़ होगा। तो इस बहुत बड़े पहाड़ को क्या करना, काटना इतना आसान नहीं है भाई साहब। ठीक है, फिर भी से उस समय ऐसे पहाड़ों को क्या की जाती थी, काट कर मंदिरों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता था। ठीक है, जहाँ पर आपको ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जैसे ये पहाड़ है, मान के चलिए पहाड़ है, ये क्या है, ये पहाड़ है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर पहाड़ है। यहाँ पर देखिए काटेंगे तो कोई स्थान को ये क्या करेंगे, ये काटेंगे। ठीक है, किसी स्थान को ये अगर मंदिर निर्माण करेंगे, तो मैंने क्या कहा, मंदिर निर्माण की कला के अंतर्गत द्रविड़ कला। अब द्रविड़ कला में हमें क्या देखना पड़ेगा कि मंडप का निर्माण तो जरूर होगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, मंडप का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, मंडप का निर्माण देखने को मिला था। और इस मंडप के निर्माण में, ठीक है, इस तरफ एक तरफ जो भगवान का जो है गर्भगृह देखने को मिला था। ठीक है, भगवान का क्या है, गर्भगृह। ठीक है, ये क्या है, गर्भगृह, क्या है, गर्भगृह। ठीक है, चलिए उसको अब देखिए, इसको यहाँ पर कुछ स्तंभ लगे हुए थे। क्या लगे हैं, स्तंभ या पोल इस प्रकार से रखे गए थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग के समय जो है महेंद्र वर्मन शैली में ऐसी संरचना देखने को मिलती जहाँ पर गर्भगृह, ठीक है, पत्थरों को काट कर ऐसे क्या करे जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो है यहाँ पर ये क्या है, पूरा पहाड़ है ना, पत्थर है। ये क्या है, ये पहाड़ है, पत्थर है, और इसी के अंदर क्या बनाए गए हैं, मंदिर का निर्माण किया गया है। और इसी को हम क्या कहते हैं,
महेंद्र वर्मन शैली। ठीक है, चलिए हो गए, आगे बढ़ें। नेक्स्ट दूसरा है, सेकंड है जिसे कहा जाता है मामल्य शैली। ठीक है, दूसरा है जिसको क्या कहते हैं, मामल्य शैली। मामल्य शैली। ठीक है, चलिए मामल्य शैली जिसके जो जनक है, इनके निर्माता है, जिनके जनक है, जिन्होंने इस शैली का जो है, ठीक है, निर्माण किया है, इस शैली का जो जनक है वो नरसिंह वर्मन कौन है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। ठीक है, इनका जनक कौन है भाई साहब, नरसिंह वर्मा फर्स्ट है। ठीक है, चलिए इस मामल्य शैली की बात करें, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने किया था। देखिए इस शैली में, इसमें याद रखिए, इसमें जो है गुफा को काट कर, इसमें क्या है, जो गुफा है उस गुफा को काट कर, गुफा को काट कर मंदिर बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, मंदिर बनाए गए थे एवं साथ ही रथ मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। किसका, रथ मंदिरों का भी क्या किया गया था, निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो पहाड़ है, ठीक है, जो पहाड़ है और उस पहाड़ को काट कर क्या बनाए गए थे, मंदिर बनाए गए थे। ठीक है, उस पहाड़ को काट कर किसका निर्माण किया था, मंदिरों का निर्माण देखने को मिला था। ठीक है, ये है गर्भगृह। पहाड़ है, इसमें लिख देना, पहाड़ है, इसको काट कर किसका निर्माण किया गया था, मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ क्या बनाए थे, रथ मंदिर भी बनाए गए थे। किसका निर्माण किया था, रथ मंदिर का भी क्या किया गया था, निर्माण यहाँ पर देखने को मिला था। किसके समय, इस मामल्य शैली के अंतर्गत रथ मंदिर का भी निर्माण हुआ था भाई साहब। ठीक है, ठीक है, ये जो है प्रवेश द्वार है और यहाँ पर गर्भ देखने को मिलता है। ठीक है, ये गर्भगृह है। ठीक है, चलिए क्या बनाए गए थे, रथ मंदिर का भी निर्माण किया गया था। ठीक है, याद रखें, अगर हम रथ मंदिर की बात करें और रथ मंदिर की बात करें, इस रथ मंदिर को एकाश्म मंदिर भी कहते हैं, एकाश्म मंदिर भी कहते हैं, या इसको सप्त पैगोड़ा मंदिर भी कहा जाता है। इसको क्या है, सप्त पैगोड़ा मंदिर कहते हैं। ठीक है, रथ मंदिर, एकाश मंदिर, या और इसको क्या कहा जाता है, सप्त पैगोड़ा मंदिर कहते हैं। ठीक है, चलिए
ठीक है, आगे बढ़े। मैंने क्या कहा था, ये जो मामल्य शैली है नरसिंह वर्मन फर्स्ट का है, जाहिर सी बात है नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। और नरसिंह वर्मन ने गुफाओं को काटकर मंदिर निर्माण किया था। मंदिर निर्माण के साथ साथ रथ मंदिर का भी निर्माण किया था। तो रथ मंदिर के बारे में हम जानते हैं, रथ मंदिर जो है कहाँ स्थापित है, ठीक है, किसने बनवाया था ये आप जानते हैं, किसने बनवाया था, किसने बनवाया था भाई, यही जो आप देख रहे हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट कहाँ पर स्थित है, स्थिति अगर देखें तो वो है कांचीपुरम, ठीक है, क्या है, महाबलीपुरम। कहाँ पर, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम, या जिसको मामल्यपुरम कहा गया है, मामल्यपुरम, महामल्लपुरम, ठीक है, जो भी बोल सकते हैं तमिलनाडु। इस रथ मंदिर में आप देखेंगे, ठीक है, इस रथ मंदिर, एकादश मंदिर, आप सप्त पैगोड़ा मंदिर, क्योंकि सप्त पैगोड़ा 7 मंदिर, क्योंकि इसमें 7 मंदिर देखने को मिला है। सप्त पैगोड़ा 7 मंदिर, ठीक है, मिले हैं, या 7 मंदिर बने हुए हैं, ठीक है, 7 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें से एक जो है मंदिर, एक नकुल मंदिर कहा जाता है, ठीक है, दूसरा सहदेव मंदिर, सहदेव रथ मंदिर के अंतर्गत 7 मंदिर, और भीम मंदिर, चौथा गणेश मंदिर, पांचवा जो है अर्जुन मंदिर, छठा द्रौपदी मंदिर, ठीक है, क्या है, द्रौपदी मंदिर, सातवां धर्मराज की मंदिर, क्या है, धर्मराज मंदिर। ये इतने जो है 7 मंदिरों का जो निर्माण हुआ था, इसलिए इसको क्या कहता है, सप्त पैगोड़ा मंदिर कहा गया है। चलिए, सब मंदिर, कुछ मंदिरों की विशेषताएं हैं, जैसे धर्मराज मंदिर की बात किए, ठीक है, इसमें नरसिंह वर्मन की मूर्ति है। इस मंदिर में जो है नरसिंह वर्मन की मूर्ति है, प्लस ये सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, यही है, कौन सा, धर्मराज मंदिर। द्रौपदी मंदिर सबसे छोटा मंदिर है, सबसे क्या है, छोटा मंदिर क्या है, द्रौपदी है, ठीक है, द्रौपदी मंदिर सबसे छोटा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर धर्मराज मंदिर, और इसी मंदिर में नरसिंह वर्मन की क्या है, मूर्ति देखने को मिली है, ठीक है। चलिए, अर्जुन मंदिर और द्रौपदी मंदिर, ये दोनों जो मंदिर है वो वर्गाकार है, और बाकी मंदिर रेखीय आकार में बनाई गई है, ठीक है। अर्जुन मंदिर और द्रौपदी मंदिर, ठीक है, दोनों मंदिर क्या है, वर्गाकार है, एवं बाकी सभी मंदिर रेखीय आकार की है, ठीक है, रेखीय आकार की है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्या करिए, याद रखिए कुछ इनके बारे में। सप्त पैगोड़ा मंदिर, एकादश मंदिर, रथ मंदिर, इनको कहा गया है, जो महाबलीपुरम 7 मंदिर स्थित है, ठीक है, जिसमें नकुल, सहदेव, भीम, गणेश, अर्जुन, द्रौपदी और धर्मराज की मंदिर जो है प्रमुख इनमें से मंदिर है। समझ गए, बातें क्लियर हैं। चलिए, आप इसको देखिए थोड़ा, मैं थोड़ा सिस्टम को चार्ज कर लेता हूँ, तब तक 2 मिनट वेट करिए।
चलिए स्टार्ट करें, आगे बढ़ें। तो ये हो गए आपके दो, एक मामल्य शैली, एक महेंद्र वर्मन शैली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बातें करेंगे थर्ड नंबर, जिसको कहते हैं हम राजसिंह शैली। क्या है? राजसिंह शैली। ठीक है, राजसिंह शैली। चलिए, और इस शैली के जो जनक है, इस शैली के जनक है वो है नरसिंह वर्मन सेकंड। नरसिंह वर्मन सेकंड याद रखिए। और जो मामल्य शैली है वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट है, ठीक है। इनके जनक कौन है? नरसिंह वर्मन सेकंड। यहाँ पर स्वतंत्र रूप से मंदिर का निर्माण देखने को मिला था, ठीक है। स्वतंत्र रूप से मंदिर निर्माण, चलिए ईंट और पत्थरों से। अब देखिए यहाँ पर ईंट एवं पत्थर, अब देखिए ईंट एवं पत्थरों से निर्मित मंदिर, पत्थरों से क्या है? निर्मित मंदिर, निर्मित क्या है? मंदिर। अभी तक जो देख रहे हैं, ठीक है, अभी तक जो देख रहे थे, जो दो मंदिर थे हमारे पास, जो है हमारे पास जो अभी देखे हैं महेंद्र वर्मन जो शैली है, इस महेंद्र वर्मन शैली में पहाड़ों को काट कर मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है। पहाड़ों को, जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ों को क्या है? काट कर मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए ये जो मंदिर है, इसी मंदिर का निर्माण पहाड़ों को काट कर किया गया था महेंद्र वर्मन में। अगर हम देखें मामल्य शैली में, तो मामल्य शैली में भी पहाड़ों को काट कर क्या किया गया था? मंदिर का निर्माण देखने को मिला था, मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है। ये क्या है? मंदिर है, पहाड़ों को काट कर बनाया गया था। लेकिन जब बात करते हैं राजसिंह शैली के अंतर्गत, तो ये स्वतंत्र रूप से मंदिर अब निर्माण स्टार्ट हो गया है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से मंदिर का निर्माण, जहाँ पर ईंटों और पत्थरों का उपयोग होने लगा, किया जाने लगा। जिसके प्रमुख जो मंदिर हैं, इनके जो प्रमुख मंदिर हैं, जो ईंटों का और पत्थरों का उपयोग देखने को मिला है, और जो राजसिंह शैली के अंतर्गत देखने को मिला है, वो प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? वो है आपके कैलाश नाथ मंदिर। क्या है? कैलाश नाथ मंदिर, कैलाश नाथ मंदिर। और जो कैलाश नाथ मंदिर है वो आप जानते हैं कांचीपुरम में है, कांचीपुरम, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था? बनाया था, ठीक है। समुद्र तटीय मंदिर, जिसको शोर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र तटीय मंदिर, ठीक है। ये महाबलीपुरम में देखने को मिलेगा, ठीक है। कांचीपुरम, महाबलीपुरम, ठीक है, या जिसको मामल्यपुरम भी कहा गया है, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम, ठीक है। तो 1, ये 2, ये 3, ठीक है। इसी को शोर मंदिर भी कहा गया है, ठीक है। इसी को क्या किया जाता है? शोर मंदिर, शोर मंदिर कहा जाता है कि ये जो है इस नदी के पास स्थित है और बहुत ज़्यादा शोर होता है, इसलिए शोर मंदिर कहा जाता है, ऐसा कहावत है, ठीक है। जो भी है, लेकिन याद रखें बैकुंड, बैकुंड स्वामी मंदिर, स्वामी मंदिर, और बैकुंठ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भी महाबलीपुरम में। कहाँ पर भाई साहब? महाबलीपुरम, महाबलीपुरम, ठीक है। और ये क्या कहलाता है आपके? चलिए ठीक है, तो ये चीज़ें अब याद रख लें। तो दो जो मंदिर थे महेंद्र वर्मन और मामल्य शैली के जो मंदिर, वो जो है गुफाओं को, पहाड़ को काट कर बनाए गए थे। और राजसिंह शैली और अभी देखेंगे अपराजित शैली, दोनों जो है वो स्वतंत्र रूप से ईंट और पत्थरों से निर्मित क्या थे? मंदिर थे, ठीक है। चलिए
तो लास्ट है चौथा और लास्ट जो है मंदिर निर्माण की जो है जो स्थापत्य कला के अंतर्गत चौथा और लास्ट जो देखेंगे, फोर्थ लास्ट, इसको हम बोलते हैं अपराजित शैली। क्या कहा जाता है? अपराजित शैली कहा जाता है और इसे नंदी वर्मन भी शैली कहा जाता है। इसको नंदी वर्मन शैली कहा जाता है। शैली कहते हैं, ठीक है। अपराजित शैली या नंदी वर्मन और शैली भी कहा गया है। चलो, पहली बात है, ये पल्लव वंश के समय पल्लवों की क्या थी? ये अंतिम स्थापत्य कला, अंतिम मंदिर निर्माण की कला है। अंतिम मंदिर निर्माण की क्या है? निर्माण की शैली है। मंदिर निर्माण की अंतिम शैली है जो द्रविड़ शैली के अंतर्गत आता है। पल्लव के अंतिम मंदिर निर्माण की शैली किसको कहा जाता है? अपराजित शैली, ठीक है। ईंट और पत्थरों से निर्मित, ईंट एवं पत्थरों से निर्मित क्या थे? ईंट एवं पत्थरों से निर्मित स्वतंत्र रूप से मंदिर बनाए गए थे। स्वतंत्र रूप से मंदिर निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? मंदिर निर्माण हुआ था, किया गया था, जो भी है, ठीक है। चलिए, राजसी शैली की तुलना में कहा जाता है कि राजसी शैली की तुलना में, ठीक है, अपराजित शैली, राजसी शैली की तुलना में जो अपराजित शैली के मंदिर बनाए गए थे वो थोड़ा छोटे थे, ठीक है। तो राजसी शैली की तुलना में अपराजित शैली से निर्मित मंदिर क्या थे? थोड़ा छोटा था। थोड़ा क्या था भाई साहब? छोटा था, ये याद रखें। चलिए, प्रमुख मंदिर बात कर लेते हैं। प्रमुख कौन कौन से मंदिर हैं जो इस शैली से निर्मित है या इस शैली से निर्मित ये बनते हैं, ठीक है। एक है मुक्तेश्वर मंदिर, ठीक है। क्या है? मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर, मांगतेश्वर मंदिर, मांगतेश्वर मंदिर, गुड़ी मालम मंदिर, गुड़ी मालम, ठीक है। क्या है? गुड़ी मालम मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर, रामेश्वर मंदिर, ठीक है। क्या है? परशुरामेश्वर मंदिर। ये सभी जो है मंदिर किसके अंतर्गत बने हुए थे? अपराजित शैलियों के अंतर्गत बने हुए थे, ठीक है। तो ये भी पत्थरों से निर्मित मंदिर थे, ठीक है। ईंट और पत्थरों से निर्मित मंदिर थे जो स्वतंत्र रूप से बनाए गए थे। और राजसी शैली की जो तुलना हम करें तो ऐसी मंदिर की इसका जो छोटा था, ठीक है, थोड़ा छोटा था राजसी शैली की तुलना में, ठीक है। तो जो बच गया था पल्लव में, एक बच गया था पल्लव में स्थापत्य की बातें, स्थापत्य कला की बातें, वो भी क्या हो जाती हैं? वो भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? वो भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रॉपर ये पल्लव वंश के बारे में प्रॉपर हम क्या कर चुके हैं? बातें कर चुके हैं, ठीक है। पल्लव वंश के बारे में प्रॉपर हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है पल्लव वंश। पल्लव वंश के बाद जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे पल्लव के बाद हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट क्योंकि हम, ठीक है, वो है चोल साम्राज्य या चोल वंश, ठीक है।
चोल वंश या चोल साम्राज्य के बारे में हम जानेंगे। चलिए, चोल साम्राज्य, ठीक है, तो हमारा वही रहता है भाई साहब, एक ही चीज़, कोई भी साम्राज्य, कोई भी चीज़ है, उसके बारे में पहले ये जान लेते हैं कि पढ़ना क्या है हमें, ठीक है। पढ़ना क्या है, तो इनकी सबसे पहले परिचय हम जान लेंगे, चोलों की परिचय जान लेंगे, इनकी कहानियाँ जान लेंगे, किस प्रकार से ये चोल के जो इतिहास रहे हैं, किस प्रकार से इनका शुरुआत हुआ है चोलों की, ठीक है, उसके बारे में हम जान लेंगे। पहली बात, ठीक है, परिचय। दूसरी बात, जानकारी के स्रोत प्राप्त कर लेंगे कि भाई सर जानकारी के स्रोत, पल्लव की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है, किस स्थान से प्राप्त होती है, क्या वो उत्खनन से प्राप्त होती है, क्या वो किसी ग्रंथ से प्राप्त होती है, ठीक है। तो इनकी जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलती है, ये हम पहले जान लेंगे। उसके बाद जो मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो प्रमुख शासक, ठीक है, इनके प्रमुख शासक कौन है वो हम बात करेंगे। सॉरी, प्रमुख शासक हम बात करेंगे, जैसे कि विजय, ठीक है, विजयालय, ठीक है, प्रमुख शासक में आदित्य फर्स्ट, परांतक प्रथम, सॉरी, थर्ड है परांतक प्रथम, ठीक है, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजराज फर्स्ट, ठीक है, राजराज प्रथम या राजराज फर्स्ट। फिर बात करेंगे राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र सेकंड, राजेंद्र सेकंड, ठीक है। कोलोंतुक जो है, एक है कोलोंतुक, ठीक है, कोलोंतुक फर्स्ट। फिर विक्रम चोल, क्या है, विक्रम चोल। तो इस प्रकार से शासकों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो विजयालय, आदित्य फर्स्ट, परांतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजाधिराज फर्स्ट, राजेंद्र सेकेंड, कोलोंतुक फर्स्ट, विक्रम चोल, इन शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद हम चलेंगे इनके क्या है, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था, ठीक है, क्या है, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था। चोलकालीन प्रशासन, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था। चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में हम देखेंगे केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन, या इसको स्थानीय प्रशासन, यहाँ पर क्या देखेंगे, स्थानीय प्रशासन देखेंगे, ठीक है, स्थानीय प्रशासन। चोल का समाज देखेंगे, चोल समाज कैसा था, ठीक है, चोल समाज
फिर चोल स्थापत्य कला, ठीक है, चोल स्थापत्य कला, स्थापत्य शैली या चोल स्थापत्य कला के अंदर में क्या क्या देखेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे। मंदिर वंदिर जो भी निर्माण वगैरह उनके द्वारा की गई थी उनके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका पल्लव फिनिश हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं किस पर, चोलों पर, ठीक है, क्योंकि पल्लव और जो चोल है बहुत बड़ा जो टॉपिक है उसको पहले फिनिश कर देते हैं। उसके बाद राष्ट्रकूट है, चेर है, चालुक्य है, पांड्य है, इसको जो फिनिश करेंगे बाद में, ठीक है। क्लियर है? चलिए फिर ठीक है। चलिए देखिए, चोल हम स्टार्ट हम अभी नहीं करेंगे कि अच्छे से हम उसको देखने वाले हैं, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो चोल आप पढ़ के रखिएगा, चोल पढ़ के आइएगा, चोल साम्राज्य, और चोल साम्राज्य में हम ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चोल से स्टार्ट करेंगे, तो ये पूरा प्रॉपर फिनिश हो जाता है आपका पल्लव वंश, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। आज 4th पार्ट था, ठीक है। सिजी कंप्यूटर्स रायपुर से आप लाइव देख पा रहे हैं, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।